हेलो प्यारे बच्चों, तो आप कैसे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय समझेंगे। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे लाइव, यानी आपका लाइव चलेगा 7/9/2023 से 7:30 बजे इकोनॉमिक्स का। तो आज हम उसका बेसिक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। जो भी भाई इन वीडियो को देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वह लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी अगर देखा जाए भारत का राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, तो पढ़ाए थे राष्ट्रीय आय कहने का मतलब कि देश का कुल जितना भी देश में जनसंख्या है वो सभी से जितना जितना पैसा आता है ना, वह सभी को एक साथ जब एक साल के लिए बटोरा जाता है और गणना की जाती है, कैलकुलेटिंग किया जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि भैया प्रति व्यक्ति आय कहने का अर्थ ये होता है कि अगर देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो कुल जनसंख्या हम लोग क्या कर देंगे, जितना भी राष्ट्रीय आय होगा, राष्ट्रीय आय उसको प्रति व्यक्ति यानी कुल देश की कुल जनसंख्या से भागा दे देते हैं। देश की कुल जनसंख्या से जब भागा दे देते हैं तब प्रति व्यक्ति आय निकल करके आता है। आगे समझेंगे, बट अभी समझते हैं भैया, समझते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने किया था भाई, किसने करवाया था? दादा भाई नौरोजी ने। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब करवाए थे। अब कब करवाए थे? 1867 से 68 ईस्वी में, यानी एक साल लग गया था करने में। और नौरोजी के औकलन के अनुसार वर्ष 1818 ईस्वी में, यानी इनके अनुसार वर्ष 1818 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया लगाया गया था। अनुमान कितना निकल करके आया था भाई कि भारत में एक व्यक्ति 20 रुपया कमाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना निकल करके आया? 20 रुपया। एक सिरास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बतलाया। मतलब एक व्यक्ति था जिसने 1911 में प्रति व्यक्ति आय। 1868 में कितना था भाई? 1868 में देखिएगा तो कहिए कि सर 1868 में 20 रुपया था। ओरे भाई। और 1911 में जैसे ही होता है तो 49 रुपया हो जाता है। 49 रुपया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इस दिशा का प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्यिक मंत्रालय आर्थिक से सलाहकार द्वारा किया गया। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, स्वतंत्रता हम लोगों को कब मिला भाई? 1950 यानी 1949 को बोल सकते हैं, 1950 को बोलेंगे। अच्छा 1947 को मिला था। ओ हो सॉरी, महागलती हो गया। 1947 में मिला था भाई ना। 1947 के पहले आपका वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना करवाई जाती थी। और याद रखेंगे 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया और 1911 में 49 रुपया हो गया। और जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसकी गणना करवाई जाती थी, जबकि 1949 में जब भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में भारतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पीसी महालनोबिस थे, जो डॉक्टर आर गाडगिल तथा बीके आर बी राव समिति के सदस्य थे। है या नहीं भैया? 1911 में
राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया, समिति बनाया गया जिसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस थे। उसके बाद डॉक्टर आर गाडविल तथा बीके आर बीराव इसके समिति के सदस्य थे। अध्यक्ष कोई और था, सदस्य कोई और होता है, याद रखिएगा। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला भाई आता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब कोई भी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक वर्ष के दौरान जो आय इकट्ठा हुआ है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। जैसे एक हम लोगों ने चीनी का फैक्ट्री स्थापित पूरे राज्य सरकार करवाई, पूरे देश में करवाई। अब भैया इतना जितना आया ये सभी से, और ये सभी को एक साथ एक वर्ष में कैलकुलेट किया गया, ये सभी का पैसा, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है, यानी फाइनल गॉड्स। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आता है भारत की राष्ट्रीय आय के अगर बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष यानी बीते हुए समय यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। मार्च क्लोजिंग का नाम सुने भाई? मार्च क्लोजिंग का नाम किसने सुना है? जो बैंक को देखते हैं ना, मार्च में आपको पैसा निकासी नहीं देने देता है, बैंक पैसा आपको निकास नहीं करती है, क्योंकि उस समय मार्च क्लोजिंग चलता है। और रियलिटी में मार्च क्लोजिंग नहीं होता भाई, उस समय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि व्यक्ति कितना कमाता है, आपके अकाउंट्स पूरा चेक किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपका राष्ट्रीय आय की गणना कब की जाती है? 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में करवाया जाता है, इसी पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी करवाई जाती है भाई। आगे बढ़े तो अगला आपका आता है नोट में साइमन कमीशन नहीं है भाई, साइमन कुजेन्स है को राष्ट्रीय आय का लोकांक का जन्मदाता माना जाता है। यानी राष्ट्रीय आय का गणना किसने शुरू किया था भाई? साइमन कुजेनट्स, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्हें भैया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आगे बढ़े तो देखिए राष्ट्रीय आय की लागत कहने का मतलब लगान यानी टैक्स। किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जाती है या फिर बाजार लागत पर की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी देश का राष्ट्रीय आय निकालना है तो वह किसके बेसिस पर की जाएगी भाई? या तो साधन लागत पर की जाएगी, लागत पर की जाएगी, या तो बाजार लागत पर की जाएगी, यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाएगी, या तो मार्केट प्राइस पर की जाती है, यानी जिसको हम एमपी बोलते हैं। बाद में एक होता है मैक्स रिटेल प्राइस, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं
आगे आता है साधन लागत। यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है। निवेश की गई मतलब होता है कि पैसा फंसाया गया यानी बिजनेस में होता है, जिससे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दुआरन लगता है। दुआरन करने का मतलब समझ रहे, बड़ा मतलब देहाती लैंग्वेज में समझा दिया है। दुआरन करने का मतलब दूरा लगता है यानी स्टार्टिंग होता है। उत्पादन कोई भी आप बिजनेस करते हैं ना, तो जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप पैसा जो फंसाते हैं ना, वही आपका साधन लागत कहलाता है। जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली, ये सभी के सभी साधन लागत होते हैं। अब आगे पढ़े तो यहां तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आशा करते हैं। और अगला आता है बाजार लागत, जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। बाजार लागत वह मूल्य है जिसमें एक उपभोक्ता किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। आ गया ना भाई। जब आप सामान लेने जाते हैं तो आप बोलते नहीं है कि इसका भैया ये बतलाओ इसका एमआरपी क्या है, मैक्स रिटेल प्राइस क्या है, यानी मार्केट का प्राइस क्या है इसका। तो भैया वहां पर आप देखते हैं, यानी आप विक्रेता को देते हैं, यानी दुकानदार को उसी के अनुसार पैसा देते हैं। मान लीजिए कोई दूध लेने गया और उसका एमआरपी मिला भाई 40 रुपया और आपसे लिया जा रहा है 42 रुपया, तो आप बोलेंगे ना भैया किस आधार पर लिया जा रहा है 42 रुपया, जबकि यहां पर मार्केट प्राइस तो इसका 40 रुपया है। अब आगे बाजार लागत सेवाओं के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकाली जाती है। मतलब अब कहिए कि बाजार लागत कैसे निकलता है भैया, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। बाजार लागत कैसे निकलेगा? मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि दूध खरीद के ला रहे हैं 30 रुपया। दूध खरीदने में आपको लगा 30 रुपया, तो 30 रुपया हमारा साधन लागत हो गया। अब भाई देखो, अब इसको बनाने उनाने पैकिंग वैकिंग करने में 15 रुपया लगा, और तो 15 रुपया लगा तो टोटल 45 रुपया हुआ। इस पर मतलब मुनाफा कमा करके 4 रुपया लगा, यानी 49 रुपया में आपको दूध बेचेगा। तो यही मतलब साधन लागत ऐड करके बाजार लागत में आपको क्या किया जाता है? सम्मान सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़े। और आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं हैं। पहला घरेलू उत्पाद, तो दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो दूसरा बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद भैया क्या है? घरेलू उत्पाद समझिएगा। घरेलू उत्पाद कहने का मतलब होता है कि किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब अगर इंडिया से जो नेट कलेक्शन आता है, नेट कलेक्शन, आप मूवी देख रहे होंगे तो नेट कलेक्शन बड़ा दिखाता होगा, नेट कलेक्शन। अब यहां से समझिएगा, इंडिया से जो नेट कलेक्शन आता है, यानी भारत में जो वहां के जो निवासी होते हैं या गैर निवासी जो भी पैसा कमाते हैं वह घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब हम गए दिल्ली में और घर बना लिए, तो हम वहां पर अभी तो गैर निवासी हुए, यानी वहां का निवासी तो अभी नहीं हुए, लेकिन अगर दिल्ली के अंडर में अगर पैसा कमाते हैं तो हमारा घरेलू उत्पाद आय कहलाता है। अब भाई घरेलू उत्पाद आय निकलेगा कैसे? तो घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा और घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। मतलब घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है? तो आप देखिए, दिल्ली के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं
उनका आय लगभग मान लेते हैं 10,000 लाख है। इकाई नाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 लाख है। और भैया कोई बाहर से गया बिहारी उहारी और 2 लाख रुपया और कमाया, तो भैया घरेलू उत्पाद निकालना पड़ेगा ना। तो घरेलू उत्पाद निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। तो टोटल आपका हो गया 10,000 यानी 2 लाख रुपया, यानी टोटल आपका हो गया 12 लाख रुपया, यानी इतना ही के आसपास में जा रहा है। हमारा थोड़ा मतलब जोड़ घटाव कमजोर है, ठीक है भाई, क्योंकि हम SST वाले टीचर हैं। आगे देखिए, अगला आता है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद कहने का मतलब भाई होता है कि कोई भी देश सीमा के भीतर बाहर निवासियों तथा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब घरेलू उत्पाद था तो वहां का जो गैर निवासी था और जो निवासी था मूल निवासी, उन दोनों के आय को ऐड किया जाता था, घरेलू उत्पाद निकला। राष्ट्रीय आय, सऊदी अरब का एग्जांपल लेते हैं भैया। सऊदी अरब के जो लोग होगा वो महीना मान लेते 1 अरब डॉलर कमा रहा है। 1 अरब डॉलर, 1 अरब नहीं 5 अरब डॉलर कमा रहा है रुपया वहां के लोग। और कोई भारतीय जाता है कोई अलग देश से और गया भैया 2 अरब डॉलर ये कमाया, 2 अरब डॉलर ये रुपया कमाया। तो टोटल जब राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा तो ये दोनों को ऐड करके यानी 7 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर भैया आपका हो गया राष्ट्रीय उत्पाद। यानी राष्ट्रीय उत्पाद निकालना हो तो घरेलू आय माइनस शेष विश्व की भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय माइनस देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है भाई। फॉर्मूला को आप रट लीजिएगा। और तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।